हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नटराज एकेडमी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है प्रस्तावना, प्रेम्बल। मैं आर्यन कौशिक आज आपकी सहायता करूंगा ये समझने में कि आखिर प्रस्तावना है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है क्यों, इससे क्यों इतने टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ये बहुत ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए समझते हैं कि प्रस्तावना है क्या। आपने देखा होगा कि किसी भी बुक के पहले पेज पर कोई बुक है। आप कोई बुक खोलना आपके सामने भी, चाहे कोई बुक रखी हो, तो उसका जो पहला या दूसरा पेज होता है, इंग्लिश बुकों में प्रीफेस नाम से होता है। प्रीफेस नाम का एक पेज होता है। और हिंदी बुक्स में मैं बात करूं तो एक पेज होता है, उसका लिखा होता है भूमिका या उद्देश्य लिखा पाएगा आपको। ये क्या है? ये दोनों आपको बताते हैं, एक ही चीज है वैसे। आपको बताते हैं कि इस बुक के अंदर जो आपकी पूरी बुक है, ये जो आपकी पूरी बुक है या कोई आपकी पुस्तक है, इस पूरी बुक के अंदर क्या है, ये आपको पता चलेगा प्रीफेस और भूमिका से। भूमिका का ही पर्यायवाची है प्रस्तावना। यानी अगर मैं शॉर्ट शब्द में कहूं या वन वर्ड में कहूं तो परिभाषा। तो दुनिया के सबसे बड़ी, जो हमारा भारतीय संविधान है, वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा दी गई है प्रस्तावना में। प्रस्तावना क्या है अभी हम आगे समझेंगे। तो आप एक टॉपिक में कह सकते हो, अगर मैं आपको एक वन वर्ड दूं तो आप कह सकते हो कि परिभाषा ही प्रस्तावना है। परिभाषा ही प्रस्तावना है। आइए हम समझते हैं क्या है प्रस्तावना। भारतीय प्रस्तावना में सबसे जो पहली लाइन है, जो स्टार्टिंग है भारतीय प्रस्तावना की, वो है हम भारत के लोग भारत को। आपको क्या करना है, इसका एक प्रिंट आउट लेना है, उसको अपने वॉल पे चिपका देना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की जिसमें जीएस आती हो, वैसे तो आजकल सभी एग्जाम में जीएस आती है। प्रियम्बल की प्रस्तावना जो आपकी प्रति है, उसको आपको एक अपने टेबल पर, स्टडी टेबल पर, जहां पर भी आप पढ़ते हैं ठीक उसके सामने लगाइए और इसको रोज पढ़िए। अगर आपके प्रस्तावना याद है तो समझ लीजिए आपका प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो प्रस्तावना की पहली लाइन, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र आत्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। यहाँ एक बात पर आपको ध्यान देना है, कितने कितनी बात की गई है इसने, कितने चीजों के बारे में बात की है। एक ये है प्रभुत्व संपन्न, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक लोकतांत्रात्मक गणराज्य। अगर हम बात करें लोकतंत्र आत्मक गणराज्य की तो क्या होता है, चलो हम इसको आगे समझेंगे कि क्या होता है ये चीज, ये पांच चीज क्या है। तो आपको इन्हें इसी ऑर्डर में याद करना है। सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न है, फिर समाजवादी है, फिर पंथ निरपेक्ष है, फिर लोकतंत्र आत्मक गणराज्य है। तो आपको क्या करना है, इनको लाइन वाइज लाइन सीरियलिटी से याद करना है। और जैसे मैंने इसे टुकड़ों में तोड़ा हुआ है, पहले मैंने पहली लाइन को तोड़ा हुआ है, पहले दूसरी लाइन को तोड़ा हुआ है, इस तरह आपको, आप चाहे तो इसी का भी पीडीएफ निकलवा लें और इसे ऐसे ही पेस्ट कर लें अपने बुक में या किताब पर। बुक में तो मिलेगा ही आपको, दीवार पर आप पेस्ट कीजिए इसको। और तीसरा है, इसमें न्याय की बात करता है। तो तीन प्रकार के न्याय देती है भारतीय प्रस्तावना। वो न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नोट कीजिएगा, पैट एग्जाम में इस बार ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कहां पर न्यायों की बात की गई है। तो ये आपकी न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। और दूसरा ये की गई है डीपीएसपी में, नीति निर्देशक तत्व में। ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो आपको ये सीरियलिटी से याद करना है। और दूसरा हमने देखा कि न्याय है। तीसरा क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यहां पर बात करता है किसकी, स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता भी देखिए, प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात की गई है। हमें कहां से आजादी मिलती है, हमें कौन सी स्वतंत्रता के अधिकार है। ये वो अधिकार हैं, एक विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास
चौथा धर्म और पांचवा उपासना। इसी ऑर्डर में आपको ये याद भी करने हैं। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ जाते हैं अगर कोई बड़ा एग्जाम है, और छोटा एग्जाम है तो पूछ लेगा कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है। तो हमारे इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना में। ये आपको याद रखना है, नोट डाउन कीजिएगा कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको मिलती है प्रस्तावना में। और समानता, कितनी प्रकार की समानता दी गई है? देखिए 2 प्रकार की समानता दी गई है। किस किस की समानता? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। क्या आई है यहां पर? आई है बंधुता। बंधुता शब्द लिया गया है फ्रांस से, फ्रांस की क्रांति से यह शब्द लिया गया है। बंधुता शब्द यहाँ पर जो प्रस्तावना में लिया गया है ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इस बात को भी याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। और जो आपका लास्ट हिस्सा है प्रस्तावना का, वो बताता है कि किस तारीख को ये प्रस्तावना आपकी अधिनियमित, अंगीकृत और आत्म अर्पित की गई है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मर्पित किया गया है। इनमें से कोई एक वर्ड दे देगा और आपसे पूछ लेगा। जैसे ये भी करता है कि भारतीय संविधान का भी पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, या कब अधिनियमित किया गया, या कब आत्मर्पित किया गया। ये किया गया है 26 नवंबर 1949 को। इस डेट को हमेशा याद रखना, इसमें कंफ्यूजन होती है। एक तो 26 नवंबर, ठीक है, एक तो 26 नवंबर में और एक 26 जनवरी में। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। अगर ये आता है तो 26 नवंबर 1949 है, और कब लागू किया गया है तो वो 26 जनवरी 1950 है, ठीक है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। अगर अंगीकृत पूछता है तो वो 26 नवंबर 1949 है, और लागू पूछता है तो 26 जनवरी 1950 है। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना का इतिहास एवं संबंधित समिति। देखिए प्रस्तावना कहिए या भी, अगर हम प्रस्तावना से थोड़ा हटकर बात करते हैं, हम संविधान की ही बात करते हैं। अगर संविधान की आप बात कर रहे हैं तो संविधान को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है। संविधान में अनेकों व्यक्तियों का सहयोग है। बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी थे जिन्होंने इस संविधान की रचना की है। बिना उनके ये मान लीजिए इतना बड़ा संविधान लिखना असंभव है, इम्पॉसिबल है। आज के युग में भी शायद अगर आपसे कह दिया जाए कि संविधान लिखिए तो यकीन मानिए कि संविधान लिखना काफी कठिन कार्य होता है, कि पूरे देश को चलाना है। और भारत जैसे देश को, जिसमें विविधताएं इतनी है, जिसमें इतनी संस्कृति है, जिसमें इतना कल्चर है, उस जैसे देश के लिए संविधान लिखना वाकई में ही एक बड़ी चुनौती थी। और जिसे उस समय इतने अच्छी तरीके से, हालांकि इसमें कुछ कमियां रही, और उस कमियों को देखते हुए उन्हें पता था कि कमियां हैं, इसीलिए ही संविधान में संविधान संशोधन जैसा एक नियम बनाया गया, एक कानून लाया गया। अनुच्छेद है 368, जिससे प्रस्तावना के बाद, अभी हम प्रस्तावना को रोक के रखते हैं, थोड़ा सा हम संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 है जो संविधान को संशोधन की शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति देता है। कौन? हमारा अनुच्छेद 368। ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय उनका दर्शन देखिए, उनका दूरदर्शन कितना अच्छा था, दृष्टि थी उनकी कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए उन्होंने पहले ही अनुच्छेद 368 को संविधान में डाल दिया था कि हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। चलिए बात करते हैं, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक प्रस्तावना पर। और प्रस्तावना से जो इतिहास है, प्रस्तावना के इतिहास है, प्रस्तावना बनी कैसे, प्रस्तावना कब आई। तो संविधान सभा की कार्यवाही हुई थी 13 दिसंबर 1946 में। याद रखिएगा, ये तीसरी मीटिंग थी। संविधान सभा की 3rd मीटिंग थी, वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। पहली कब हुई थी? अगर मैं पहली की बात करूं तो पहली हुई थी 9 दिसंबर में, ठीक है। और अगर मैं दूसरी की बात करूं तो दूसरी हुई थी 11 दिसंबर में, और तीसरी आपके सामने लिखी हुई है 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को, ये डेट्स आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने हाईलाइटेड की हुई है अलग कलर से। 13 दिसंबर 1946 को पहले संविधान को पास किया, मतलब उद्देश्य को, प्रस्ताव को लाया जाता है।
उसके बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है संविधान सभा द्वारा। तीसरा है 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन बी.एन. राव, नाम नोट करना, बी.एन. राव के द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। यहां मैंने ये हाईलाइट क्यों किया है, देखिए बच्चे सब सोचते हैं कि प्रारूप समिति का काम था संविधान बनाना, नहीं, उनका काम था जो संविधान सभा ने आपको दिया है बना के प्रारूप, उस पर विचार विमर्श करना, क्या वह सही तरीके में है, क्या वो सीरियलिटी से है, क्या उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता है, ये चीज करती थी हमारी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति कभी भी संविधान तैयार नहीं करती थी, ये आप दिमाग में बैठा लेना अपने, ठीक है। और 7 अक्टूबर 1947 को प्रस्तावना की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई। 7 अक्टूबर 1947 को। ये क्वेश्चन, ये लाइन मैं कहूँ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ना ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन ये तीनों लाइन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार पूछा जा चुका है संविधान सभा में कब उद्देश्य प्रस्ताव पास किया, किसने किया, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया था। यानी सभी इससे सहमत थे, हाँ, कि यही प्रस्तावना बनेगी भारतीय संविधान की। प्रारूप समिति को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, अगर आपको एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, वो क्या करता है, उसे भी पता है, सब पढ़ के आए हैं, प्रारूप समिति उसे भी पता है पढ़ के आए हैं, लेकिन उसकी जगह नाम दे देगा मसौदा समिति। तो मसौदा प्रारूप समिति का ही दूसरा नाम है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं, अगर मैं बात करूं तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, शायद सबको पता होगा, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनको ही चुना गया था। और प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। ये सीधा सीधा आपका एग्जाम में आता है, वन लाइनर क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, दे देगा आपको ऑप्शन में, उसमें से एक ऑप्शन होगा आपका 7, तो आपको 7 को ही टिक करना है। प्रारूप समिति या मसौदा समिति 7 सदस्य, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें 7 सदस्य थे, जो इस प्रकार हैं। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष चुना गया था। शायद इससे ज़्यादा इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन ना आया हो कि कौन थे प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एल एन गोपाल गोस्वामी अयंगर, माफ करना। इसके दूसरे सदस्य थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। आपने इनका नाम शॉर्ट फॉर्म में बहुत ज़्यादा सुना होगा, जिनका नाम है के.एम., ठीक है, के.एम. मुंशी, ठीक है, काफ़ी विख्यात है ये। और सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव, बी.एल. मित्र के स्थान पर इन्हें चुना गया था। डी.पी. खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु होने के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर इस वाले को ये पूछ लेता है कभी भी ओड रख के, लेकिन ये पूछेगा अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़े एग्जाम में देगा, किसी छोटे एग्जाम में एसएससी वगैरह में से नहीं देगा, बहुत रेयर चांस है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन आपको नाम याद होने चाहिए 7 सदस्य के, क्योंकि प्रारूप समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको मैं बताना चाहूँगा, एक क्वेश्चन पर हमेशा विवाद रहता है कि आखिर भीमराव अंबेडकर चुने कहाँ से गए, किस, उस टाइम देखिए प्रांत होते थे, जब अंग्रेजों का समय था उस टाइम प्रांत होते थे, राज्य होते थे, राज्य तो नहीं कहेंगे इस टाइम, स्टेट नाम का उस टाइम होता था कि आपको प्रांतों में, और ब्रिटिश स्टेट में ये बटा हुआ था हमारा भारतीय, पूरा भारत जो हमारा बटा हुआ था वो इन 2 चीज़ों में बटा हुआ था, प्रांत और मतलब ब्रिटिश के अंडर जो स्टेट थे वो। तो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर का जो पहली बार निर्वाचन हुआ था वो बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था। ये बंगाल का एक हिस्सा है। तो क्या हुआ, जब भारत का विभाजन हुआ, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक आपको पता है जो हमारा मेन पाकिस्तान है इधर पश्चिम में, वो तो है ही। तो जब हमारा बांग्लादेश बना था, तो ये जो एरिया है जिससे निर्वाचित हुए थे पहले, तो ये एरिया चला गया और ये सीट हो गई समाप्त। ये चला गया हमारा पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में जो आज बांग्लादेश है। और उसके बाद बी.एन. राव जी के प्रयास ने, बी.एन. राव जो थे उन्हें लगता था कि अंबेडकर जी को चुना जाना चाहिए, तो उन्होंने एक व्यक्ति से बात की और उनकी सीट खाली कराई, उनसे रिजाइन कराया उस सीट से, और जिस पर अंबेडकर का चुनाव किया गया, जो उस समय बॉम्बे कहलाता था, आज वो मुंबई की सीट है। तो अगर आपसे पूछे कि किस सीट से हुआ था, वहाँ पर आपको ज़्यादातर एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, या तो बॉम्बे या बंगाल। लेकिन अगर कोई
वही कह रहा हूं मैं, अगर कोई अच्छा एग्जाम है तो उसमें फंसाने के लिए ऐसी जगह से क्वेश्चन देता है। तो आप याद रखिएगा इस बात को, पहले बंगाल से और फिर बाद में मुंबई से हुआ। प्रस्तावना में अंतर्निहित तथ्य। देखिए, अब प्रस्तावना मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना जो है वो कुल 72 शब्दों में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कुल 72 शब्दों में डिस्क्राइब कर दिया गया, और उन 72 शब्दों में तिथियां भी हैं। तो समझिए 72 शब्दों से भी कम में उसे डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना किसी भी चीज को, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, मात्र 72 शब्दों में उसे एक्सप्लेन करना एक बड़ी चुनौती थी। प्रस्तावना एक बड़ा दर्शन है, इसमें इतने अंतर्निहित तथ्य हैं, इतनी छुपी हुई बातें हैं, इतने आप कोई भी बुक उठाइए, अच्छी सी बुक उठाइए जिसमें प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन हो, जो यूपी पीसीएस, आईएएस इन एग्जामों में पूछे गए हैं, आप एमपी पीसीएस के कोई भी उठा लीजिए, आपको एक से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना के अगर हम अंतर्निहित तथ्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्या होते हैं अंतर्निहित तथ्य, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन के आपके सामने आएंगे। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये किसने कहा है? ये कहा था आपके जो भी हम बता रहे थे, कन्हैयालाल मणिकलाल ये मुंशी हैं। इन्होंने ये तर्क दिया है कि संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है। तो सीधा सीधा आपके एग्जाम में आता है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो आप लगाएंगे प्रस्तावना को। किसने कहा? तो के एम मुंशी ने कहा। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संविधान की कुंजी किस भाग को कहा गया है, तो प्रस्तावना को कहा गया है। दूसरा है आपका कि ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। किसने? ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान को आभूषण भी कहा है, ज्वेलरी सेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भार्गव का तर्क है, तो आप याद रखिएगा ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है। और तीसरा है एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहकर संबोधित किया है। तो परिचय पत्र, ये तो देखिए आप कॉमन सेंस होगा तो आप फिर भी लगा देंगे कि संविधान का परिचय पत्र क्या है। जैसे मैंने बताया था, प्रस्तावना ही परिभाषा है, तो ये उसी पे एक आपको परिचय पत्र कह दिया है। और संविधान की कुंजी, यह तथ्य अर्नेस्ट बेकर का है। देखिए यहाँ पर मैंने 2 स्टार पहले ही लगा दिए हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो याद रखिएगा कि अगर संविधान की कुंजी, यह तथ्य तो अर्नेस्ट बेकर का है, और यहाँ पर संविधान की कुंजी यहाँ पर के एम मुंशी का भी है। तो संविधान की कुंजी है, यह तथ्य सबसे पहले जो दिया था ये अर्नेस्ट बेकर ने दिया था, बाद में के एम मुंशी ने दिया। ठीक है, तो आपको वैसे के एम मुंशी ही देखने को मिलेगा एग्जाम में। और संविधान की जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी के एम मुंशी का ही है। ये तर्क भी के एम मुंशी का ही है। इसलिए मैं बता रहा था कि आपको के एम मुंशी आपकी बुक्स में ये देखने को मिलता है नाम, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, ये प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं। और हम बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रस्तावना में, ठीक है, 73 शब्द हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने हैं? 73 शब्द। हम भारत के लोग, यह दर्शाता है कि संविधान की समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु या स्रोत भारत के लोग हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि पहली लाइन क्या है प्रस्तावना की? जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत के लोग, प्रस्तावना की पहली लाइन है। और इस पहली लाइन में भारत को, जो हमारे भारत के संविधान है, उसकी समस्त शक्तियों का केंद्र आपसे पूछ लेगा सीधा सीधा कि कौन है, और उसमें एक ऑप्शन होगा भारत के लोग या भारत की जनता। तो यहां से देखिए ये पता चलता है हमें कि जो संविधान है उसका जो स्रोत है वो भारत के लोग हैं, उसको भारत के लोगों द्वारा ही अपनाया गया है। हालांकि कार्य संविधान सभा ने किया, लेकिन उसका जो प्रतिनिधित्व दिया गया वो संविधान सभा के लोगों को दिया गया, लेकिन जो हम स्वीकारा गया है वो भारतीय जनता द्वारा स्वीकारा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग केवल 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? केवल 2 बार हुआ है। ठीक है, और ये सीधा सीधा आ जाता है आपके एग्जाम में कि कितनी बार हुआ है, आपको बताना है। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मैं बता रहा था कि आपको कि बाद में बताऊंगा कि क्या है वो चीज, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए क्या होता है, अगर मैं सीधे सीधे अभी आप उससे फोकस हटाइए और बात सुनिए कि अगर प्रभुत्व संपन्न की अगर आप बात कर रहे हैं, क्या होता है?
अपने फैसले स्वयं लेना, यानी आप हैं और आप अपना फैसला कोई स्वयं ले रहे हैं कि भाई मुझे बीटेक करनी है तो मुझे बीटेक ही करनी है, मुझे बीए करनी है तो मुझे बीए ही करनी है, मुझे एक म्यूजिशियन बनना है, म्यूजिशियन बनना है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दबाव के। लेकिन वहीं पर आपके घर वाले आपसे कह देते हैं नहीं आपको यह नहीं करना है, तो यहाँ पर आपका प्रभुत्व संपन्न होना आपको नहीं कहा जाएगा अगर आप उनकी बात मान लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, माननी चाहिए बात। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यह दर्शाता है कि भारत द्वारा लिया गया कोई भी फैसला किसी बाह्य शक्ति द्वारा, ठीक है, किसी बाह्य शक्ति द्वारा दबाव में या आदेश में नहीं लिया गया है। किंतु देखिए ऐसा कोई भी देश नहीं है जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो अपने आप में, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटी होती हैं, आपने सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय फैसले होते हैं। जैसे अभी हमने क्या कहा है, सौर गठबंधन, अभी एक सौर गठबंधन हमारा जो भारतीय द्वारा किया गया है सौर एनर्जी पर। तो ये सन की जो एनर्जी है उसके लिए एक बनाया गया है जिसका हेडक्वार्टर हमारा गुरुग्राम में है, ये याद रखिएगा, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसमें क्या है, इसमें गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि आपको यह नहीं करना है, आपको CO2 का उत्सर्जन नहीं करना है। तो ये क्या हुआ है कि आप एक तरीके से एक ऐसे डॉक्यूमेंट पे, एक ऐसे दस्तावेज पर साइन कर रहे हैं, ऐसे दस्तावेज को स्वीकार रहे हैं जिसमें आप पर दबाव है कि आपको CO2 का विसर्जन नहीं करना है, आपको कम करना है। तो कोई भी देश देखिए, फिर वो कोई भी अगर अपने कोई भी फैसले लेगा, कोई फैक्ट्री लग रही है उसके अंदर, तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो आपने इस डॉक्यूमेंट पर साइन किए हैं। तो कोई भी देश मैं कह रहा हूँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं होता है। और अब हम बात करेंगे गणराज्य की। गणराज्य शब्द यह दर्शाता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं किया जाता, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनता। राजा का बेटा अब राजा नहीं बनता, जिसको जनता चुनती है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप हो। भारत में यह अप्रत्यक्ष रूप में होता है। यहाँ पर आपका जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो हम नहीं करते हैं, उसमें MLAs होते हैं, संसद करती है एक तरीके से, ये कहिएगा, डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है राष्ट्रपति के चुनाव में, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है, जो दिखता ना हो। लेकिन वो भी करते हैं जनता के ही प्रतिनिधि, हमने ही तो उन्हें चुनकर भेजा है और वो राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष। लेकिन अगर जनता ही चुने तो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। जैसे कि आपका अमेरिका में है, वहां पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना में अंतर्निहित तथ्य के, और जो तथ्य हैं उनके बारे में। समाजवादी, देखिए उसमें एक शब्द आया है समाजवादी। समाजवादी क्या है? समाजवादी शब्द उच्च स्थिति की तरफ इशारा करता है जहां पर कोई भी कार्य जन कल्याण गरीब तबके के लोगों के लिए किया गया हो। समाजवादी शब्द प्रस्तावना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्रभाव सबसे अधिक संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। ठीक है, समाजवादी शब्द जो सोशलिज्म है आपका, ये आपको मिलेगा सबसे ज्यादा DPSP में। DPSP में हम पढ़ेंगे, जब आपको मैं DPSP पढ़ाऊंगा कि इस शब्द की क्या भूमिका है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा, या कहिए मोदी गवर्नमेंट द्वारा, मोदी सरकार द्वारा इस शब्द को हटाने की मांग की गई है। ठीक है, अगर पार्टी कहेंगे तो मांग की गई है, लेकिन सरकार मांग थोड़ी करेगी। सरकार ने क्या किया है, इस शब्द को हटाने के लिए प्रयास करेंगे, शायद ऐसा कुछ है। तो बताऊंगा इसके बारे में जब हम DPSP पढ़ेंगे। और पंथ निरपेक्ष, देखिए पंथ निरपेक्ष शब्द है, वहां पर धर्म निरपेक्ष नहीं है। कई मैंने बुकों में देखा है कि यहाँ पर आपको धर्म निरपेक्ष लिख दिया जाता है, लेकिन यहाँ धर्म निरपेक्ष नहीं है, यहाँ पर धर्म नहीं है, यहाँ पर है पंथ। और पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है कि भारत किसी भी एक धर्म को नहीं मानता है, यानी भारत सरकार का या पूरी भारत का कोई एक धर्म नहीं है, उसने वो धर्म अपनाया नहीं है। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि भारत किसी धर्म की अवहेलना या मान्यता पर सवाल करता है। अन्य देशों की तरह जैसे इस्लामिक राष्ट्र हैं, इस प्रकार भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। लोकतंत्रात्मक, ठीक है, लोकतंत्रात्मक क्या होता है? जहां पर जनता ही सरकार को चुनती है और जनता ही सरकार के प्रतिनिधित्व को चुनती है, यही होता है लोकतंत्रात्मक। यहाँ पर चुनाव होते हैं, आप पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है कि आपको इसको ही वोट करना है। ठीक है, ये लोकतंत्रात्मक आता है, डेमोक्रेसी। और लास्ट हमारा ये आएगा, भारत की संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय
तीन प्रकार के न्याय दिए गए हैं। देखियो मैंने आपको बताया था, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो याद रखना है कि कितने प्रकार के न्याय हैं, तीन प्रकार के। सीधा सीधा एग्जाम में पूछेगा कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, तो तीन प्रकार के दिए गए हैं। और कितने प्रकार के, ठीक है, कितने प्रकार के आपको स्वतंत्रता दी गई है, तो पांच प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। और दो प्रकार की सम्मानता का क्या किया गया है, दो प्रकार की सम्मानता का उल्लेख किया गया है आपकी भारतीय प्रस्तावना में। उद्देशिका की प्रकृति, हमारी उद्देशिका या प्रस्तावना कह लीजिए, उद्देशिका वही है जैसे मैंने आपको बताया था, एक दूसरे के पर्यायवाची है। सबसे पहला उद्देश्य जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का, यह संविधान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। देखिए मैं अभी कह रहा था कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर आया कि ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा आखिर हुआ क्यों? क्योंकि यह राज्य के तीनों अंगों को कोई शक्ति नहीं देती है। मैं एग्जाम पॉइंट से बता रहा था, लेकिन अगर हम संविधान के पॉइंट से देखें तो ये बात अलग है। वे अपनी शक्तियों संविधान के अन्य अनुच्छेदों से प्राप्त करती हैं। इस प्रकार यह उनकी शक्ति पर कोई रोक भी नहीं लगाती है। संविधान की प्रस्तावना किसी प्रकार की रोक का, ठीक है, किसी प्रकार की रोक का कोई वर्णन नहीं किया गया, कोई दबाव का वर्णन इसमें नहीं किया गया है भारतीय उद्देशिका में। संविधान के किसी भी भाग पर यह कोई विशेष बल नहीं देती। संविधान के अनुच्छेद तथा इसमें संघर्ष होने पर अनुच्छेदों को वरीयता मिलेगी। यह बात पक्की है कि आप केवल प्रस्तावना से, परिभाषा से देख लीजिए आप, ये बात तो आप भी समझ सकते हैं कि आपने कोई बुक है, आपने जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई बुक है और उसके प्रीफेस में, उसकी भूमिका वाले पृष्ठ पर आपको बस उसके बुक के बारे में ये पता चलता है कि इस बुक में है क्या, उसकी परिभाषा क्या है इस बुक के अंदर। तो लेकिन जो बुक के अंदर लिखा होगा वही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप केवल आपने ये मान लीजिए आपने कोई बुक लाया आप मार्केट से और आपने प्रीफेस पढ़ लिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने पूरी बुक पढ़ लिया। हाँ, आपने बुक का ओवरव्यू पढ़ लिया है कि इस बुक के अंदर क्या है, आप ये आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन असल में क्या है, ये आइडिया आपको अनुच्छेद से, अनुसूचियों से, भाग से ये पता चलेगा, ठीक है। और न्यायालय में इसके आधार पर कोई वाद नहीं लाया जा सकता और न ही वे इसे लागू कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में सीधा एक क्वेश्चन देगा, क्या प्रस्तावना या उद्देशिका वाद योग्य है? ऑप्शन होंगे, कथन अनुसार भी हो सकते हैं, एमसीक्यू टाइप भी हो सकते हैं। सीधे चार ऑप्शन देगा और आपसे पूछ लेगा क्या प्रस्तावना पर वाद किया जा सकता है, इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? नहीं, इसे नहीं किया जा सकता और ना ही न्यायालय से लागू करा सकता है, ठीक है। इस कारण इसे कई बार इसे क्या कहा जाता है, मात्र शोभात्मक आभूषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोभात्मक आभूषण, यानी केवल दिखावे के लिए, जो दिखावे के लिए होती है, आर्टिफिशियल, जैसे आपने देखा है आर्टिफिशियल गोल्ड चेन होती है जो नकल होती है गोल्ड की। तो ऐसे ही बस ये शोभात्मक आभूषण है हमारे भारतीय संविधान के लिए, और सर्वोच्च न्यायालय भी इसकी सीमित भूमिका मानता है, ठीक है। अभी हम वाद पढ़ेंगे कि इससे संबंधित कौन से वाद हैं और किस लिए सीमित है भारतीय प्रस्तावना, ठीक है। ये बस अस्पष्टता को दूर करने हेतु किया जा सकता है, ठीक है। जो अगर संविधान में, अभी मैं बताऊंगा आपको, एक केस है केशवानंद भारती केस, अभी हम उस पर बढ़ते हैं। देखिए आ गया है प्रस्तावना से जुड़े मुख्य वाद। आखिर प्रस्तावना पे सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है? तो कुछ केस हुए भारत में, कुछ वाद हुए जिनसे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय जो रक्षक है हमारे भारतीय संविधान का, उसने प्रस्तावना से कुछ तथ्य है। देखिए मैं आपको इस स्लाइड में दिखाता हूँ क्या है वे तथ्य। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपसे सीधा पूछेगा किस केस में या किस वाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त नहीं है कि वो प्रस्तावना में कुछ भी अपडेट कर सके, उसमें संशोधन कर सके। यह आया था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई 2021। सीधे केस आए हैं भारतीय प्रस्तावना से जुड़े। मदन गोपाल का भी केस पूछा गया है, शंकरी प्रसाद का भी केस पूछा गया है, वो मैं आपको बताऊंगा, संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। बेरूबारी यूनियन वाद 1960, ठीक है।
क्या है बेरूबारी यूनियनवाद? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो भारत का पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, जो पूर्वी हिस्सा है जहां बांग्लादेश है, वहां पर एक जगह पड़ती है बेरूबारी, ठीक है। उस समय एक जगह थी बेरूबारी, अब भी है। तो बेरूबारी जो आपका केस हुआ वो क्या है कि जो भारतीय सरकार थी उस समय वो क्या चाह रही थी कि विवाद था, तो वो चाह रही थी कि ये जगह बांग्लादेश को दे दी जाए, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान नाम से उस टाइम ये देश था, और उसको दे दी जाए। तो इस पर इसे कोर्ट में लाया गया कि भाई ऐसे कैसे आप भारत की जगह किसी को दे सकते हो। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। ये केस होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे प्रस्तावना का क्या मतलब है? मतलब है, ठीक है, जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप यह नहीं कर सकते हो। यह सीधा सीधा मना किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का अंग नहीं है, इस कारण विधायिका संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है। इसलिए ये सीधा सीधा वैसे आपको इम्पोर्टेंट जो है वो ये लाइन है कि विधायिका संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। यह किस केस में कहा गया? तो यह कहा गया बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट केस है, मैं कहूंगा पूरी पॉलिटी का अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट केस है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट केस है, तो वो है केशवानंद भारती वर्सेस केरल 1973 का केस। इसमें आज तक की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी जजों की पीठ बनाई गई, जो है 13 जजों की पीठ, मुख्य न्यायाधीश जिसके थे SM सीकरी। इससे स्टार लगा लीजिए, सीधा सीधा पूछता है कौन मुख्य न्यायाधीश थे, तो SM सीकरी थे। ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और साथ ही इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये भी कहा किसने? SM सीकरी जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने साफ साफ कहा, और इस निर्णय को पलट दिया। किसको? बेरूबारी यूनियनवाद को बिल्कुल पलट दिया। किसमें? केशवानंद भारती केस में। और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसे भाग माना गया, और साथ ही कहा गया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और एक यहाँ से कॉन्सेप्ट ड्राइव हुआ, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का जो मूल ढांचा है, जैसे कि मान लीजिए आप मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार, अगर कोई भारत सरकार कोई कानून बनाती है, ठीक है, भारत सरकार कोई कानून बनाती है और वो कानून आपका हनन कर रहा है मूल अधिकारों का, वो संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप नहीं है, तो संविधान के उस भाग, संविधान का जो भाग है, मूल ढांचा है, न्यायालय उसके अनुसार, ठीक है, उसके अनुसार क्या कर सकता है? उस कानून के किसी भाग को, ठीक है, उस कानून के किसी भाग को क्या कर सकता है? संशोधित करा सकता है, या उस किसी भाग को अमान्य करार दे सकता है मूल ढांचे के अनुसार। भारतीय मूल ढांचा, ये सीधा सीधा आपको एग्जाम में दिखेगा कि भारतीय मूल ढांचे का वर्णन किस केस में किया गया है, तो केशवानंद भारती केस में किया गया। आपको याद रखना, इसकी सन याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके जजों की संख्या याद रखना, इसके मुख्य न्यायाधीश के बारे में याद रखना, और क्या कॉन्सेप्ट ड्राइव हुआ है, क्या निकल के आया है निष्कर्ष, ये हमेशा इसका आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। और SR बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 में क्या होता है? कर्नाटक के राज्यपाल क्या करते हैं? कर्नाटक के राज्यपाल सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। कहां पर? कर्नाटक में 1994 में। अब 1994 में वहां के जो मुख्यमंत्री थे वो थे भाई SR बॉम्बे, ठीक है। और ठीक है, ये जाते हैं न्यायालय में और कहते हैं कि भाई गलत हो रहा है, ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इन्होंने क्या किया है कि संविधान के अनुरूप, जो संवैधानिक तरीका है उसके अनुरूप इन्होंने, राज्यपाल ने जो है शासन नहीं लगाया है, ये दुरुपयोग हुआ है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन का। तो ये जो संविधान में इसमें जो बात दोहराई गई वो मूल ढांचे की बात दोहराई गई, और कहाँ से आई थी? केशवानंद भारती केस से आई थी, कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने में, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब प्रस्तावना में संशोधन हुए, ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन हुआ तो सबसे बड़ा संशोधन है आज तक का, जो 42वां संविधान संशोधन है, याद रखना है, सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किस नाम से? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ऐसा संविधान संशोधन था जिसने एक छोटा संविधान तैयार किया। क्या क्या? एक छोटा संविधान तैयार किया,
इसने एक छोटा संविधान तैयार किया हमारे, एक सेकंड माफ कीजिएगा, प्रस्तावना में एक छोटा संविधान संशोधन हो, एक संविधान पूरे तरीके से तैयार कर दिया 42वें संविधान संशोधन में। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन के बारे में, ठीक है। और इसमें क्या जोड़ा गया है, एक सेकंड, इसमें जोड़ा गया है आपका 42वें संविधान संशोधन से आपका जोड़ा जाता है 1973 में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, ये जो आप अभी हम पढ़ रहे थे अभी कि हमने पढ़ा है समाजवादी क्या है, ये अभी पढ़ के आए हैं हम पंथ निरपेक्ष क्या है और राष्ट्र की अखंडता। ये जो शब्द जोड़े गए हैं, सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा प्रस्तावना के बारे में ये कि किससे जोड़े गए हैं, तो ये जो शब्द जोड़े गए हैं आपके 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। और इसके एक बात और है जो यूपीएसआई में अब की 2017 में आपसे पूछ ली थी कि इस समय भारतीय प्रधानमंत्री, ठीक है, पूछा असल में राष्ट्रपति के बारे में गया था कि राष्ट्रपति कौन है, लेकिन मैंने ऐड कर दिया है प्रधानमंत्री के बारे में कि 42वें संविधान संशोधन के टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के टाइम पे जो थे, इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी और फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद क्या थे, आपके राष्ट्रपति थे। ठीक है, और अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और आज्ञा दीजिए आप हमें। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को बताइएगा इस वीडियो के बारे में। धन्यवाद।